जिस इंडस्ट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है पाकिस्तान की पावर इंडस्ट्री। पावर इंडस्ट्री आप जानते हैं इसका ताल्लुक है हमारे पूरे मुल्क के इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम के साथ। ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी के निज़ाम के साथ हम ये जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के साथ। जितना हमारे पास पावर सोर्सेज ज्यादा होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी, बिजली ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा फैक्ट्रीज लग सकती हैं और जिस कदर ज्यादा ये होगी उतनी ही सप्लाई ज्यादा होने से इसकी प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी, इसके सस्ते होने से हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं मुल्क में वो सस्ते बनेंगे जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। लिहाजा इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ। जिस तरह इसका डायरेक्ट ताल्लुक इसके साथ है ग्रोथ के साथ, इसी तरह इसके सॉफिशिएंट होने से तो तरक्की होगी। अब अगर इसमें सॉफिशिएंट नहीं है, शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज होने का उतना ही इस पर रिवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी हमारा जीडीपी बैडली इफेक्ट होगा। यानी इसके मुस्बत होने से तो तरक्की होगी लेकिन इसके मनफी होने से हमें नुकसान होगा। हिस्टोरिकली देखा जाए तो पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है ना वो कंसिस्टेड ऑफ 2 गवर्नमेंट ओन्ड यूटिलिटीज के ऊपर तारीखी तौर पे, जिसके अंदर एक नाम है वबडा का और एक नाम है के इलेक्ट्रिक का। के इलेक्ट्रिक एक छोटा सा एरिया कंट्रोल करता है जो कराची और उसके मुल्हिका इलाके हैं, कराची और उसके मुल्हिका इलाके, और बाकी मानदा जितना भी मुल्क है उसके अंदर सेमी ऑटोनोमस बॉडी जिसको हम वबडा कहते हैं, दैट इज द रेगुलेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी का मतलब है कि घरों तक बिजली पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी है और उसको रेगुलेट करने का मतलब यह है कि उसके सारे निजाम को किसी जाब्ते के तहत चलाना वो इनकी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ पे कुछ ना इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री की, जिसे हम पावर इंडस्ट्री कहते हैं। इन टर्म्स के अंदर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं वैल्यू चेन। अब जो वैल्यू चेन है इसका मतलब ये है कि एक निजाम है या एक कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज है, वो कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज के नतीजे में हम ऑपरेट करते हैं और ऑपरेट करने से इंडस्ट्री को हम डिलीवर करते हैं वैल्यू, ठीक है, प्रोडक्ट टू मार्केट। यानी वैल्यू चेन का मतलब ये है कि वो स्टेप्स जिन स्टेप्स के तहत एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट डिलीवर होता है किसको, कस्टमर को। तो जाहिर बात है एक आम वैल्यू चेन में तो ये होता है ना, लकड़ी आती है, लोहा आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर वो स्टोर होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और इन दी एंड होते वो कस्टमर तक पहुंचता है। अगर इसको इस निजाम के तहत सोचें तो इस निजाम के तहत एक पावर जनरेशन प्रोजेक्ट में पावर जनरेट होती है, वो पावर फिर किसी एक जगह से रेगुलेट होती है और रेगुलेट होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसे कहते हैं ये वैल्यू चेन। अब इसके अंदर लेवल है, एक लेवल को हम कहते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम वो एरिया होता है जहां पे मटेरियल इनपुट आती है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम क्या है, जहां मटेरियल इनपुट आती है और प्रोडक्शन शुरू होती है। और डाउनस्ट्रीम इसके अपोजिट है जहां पे वेयर प्रोडक्ट्स गेट प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी मतलब मैं थोड़ा सा इसको यूं शफल कर गया, या यूं शफल नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ये मेरा यूनिट है आउटपुट का जहां चीजें बनती, तो यहां तक लाने वाले को निजाम को क्या कहेंगे, ये अपस्ट्रीम है। और इसके बनने के बाद आगे जाने वाले को, बनने से लेके आगे जाने वाले को क्या कहेंगे, ये डाउनस्ट्रीम है। ठीक होगी बात। तो अपस्ट्रीम का समझ आ गया, डाउनस्ट्रीम का समझ आ गया और वैल्यू चेन समझ आ गई। अब इसे किसी पे भी एमसीक्यू बन सकता है। अच्छा, अब आगे आ गया तो क्या आ गया, वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सप्लाई चेन ऑफ अ कंपनी इज इंटीग्रेटेड एंड ओन्ड बाय दैट कंपनी। यानी जिसके अंदर सप्लाई चेन के अगले स्टेप भी इसकी अपनी मिल्कियत हो जाए। जैसे अगर आप कह लेंगे हमने जो है वो
एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस भी उसके अपने होंगे, तो हम कहेंगे इसका ये वर्टिकल इंटेग्रेशन है, वो यूनिट भी उसके साथ इंटेग्रेट हो गए जिन्होंने आगे कस्टमर तक माल पहुंचाना। ठीक है, जैसे गोरमे, तो गोरमे की वर्टिकल ग्रोथ देखें कि वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर की डिलीवरी तक पूरा निजाम उसका अपना। अच्छा, अब आगे क्या जी, शाबाश, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी चीज को बनाते हैं और फिर उसको कमर्शियली सेल करते हैं, और इसकी डिफरेंट स्टेजेस है जिसमें मटेरियल से लेके आगे डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है। लेकिन आप कहेंगे यार वैल्यू चेन और जो है सप्लाई चेन में फर्क क्या है? ठीक है ना, वैल्यू चेन का मतलब है हर एक व्यू है एडिंग वैल्यू, हर स्टेप वैल्यू ऐड कर रहा है, और सप्लाई चेन उसकी अनदर व्यू है जिसका मतलब उसके सारे स्टेप्स को एक सिंगल पिक्चर में देखना, यानी वैल्यू एडिशन के एतबार से वो वैल्यू चेन है और ओवरऑल पिक्चर और उसकी सिनेरियो के एतबार से वो क्या सप्लाई चेन है। ये टर्म्स अल्टरनेटिवली यूज होती है हमारी किताबों में, हम वैल्यू चेन को सप्लाई चेन भी कहें, सप्लाई चेन को वैल्यू चेन भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे इनकी डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क। अच्छा, कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब एक ऐसा तरीका है पैदाइश जिसके अंदर मशीनें ज्यादा और मजदूर कम हो, लेकिन यहां क्या लिखा है, कैपिटल इंटेंसिव रेफर्स टू डिग्री कंपनी मस्ट इन्वेस्ट इन अ फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। कितना पैसा लगेगा कारोबार को लगाने के लिए, कितने एसेट्स लगेंगे, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। अब जहां तक सवाल है रिमूव इकोनॉमिक इनएफिशिएंसीज, अब ये टॉपिक शुरू हो गया। ये तो थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अब यहां पे जो अगले पैराग्राफ है मैंने उन्हें हेडिंग दे दिया कि इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी को दूर करो। मसला ये है कि हमारे ऊपर एक इनएफिशिएंसीज का बड़ा बर्डन पड़ा है। हम केबल के एक तरफ एक बड़ा अच्छा खासा करंट इंजेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उतना हमें रिकॉर्ड में नहीं मिलता, रिकॉर्ड में नहीं मिलता। इसका मतलब है कहीं इनएफिशिएंसी है कि इस तरफ से मैंने 50 वाट इंजेक्ट किए और जब मैंने बिलिंग की तो उधर 30 वाट कंज्यूम हो गए, 20 वाट कहीं रास्ते में गायब हो। उसकी वजह मेरे लाइन लॉसेस हैं, शायद मेरी केबल्स के अंदर कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं है, इससे लाइनिंग एल्यूमिनियम की है, लिहाजा उसके अंदर जब हम करंट इंजेक्ट करते हैं तो वो रेजिस्ट करके काफी सारा करंट बीच में खा जाती है ज्यादातर। कुछ ये भी है कि शायद कोई थोड़ी बहुत चोरी चिकारी भी हो, और कुछ ये भी है कि हमारे जो लाइनमैन वगैरह हैं वो उसको पर्टिकुलरली टाइम पे रिपेयर नहीं करते। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि इनएफिशिएंसी की भरमार है। ड्यू टू इकोनॉमिक बर्डन इनएफिशिएंसीज इन द सेक्टर कस्टमर कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। अरेंजमेंट वाज कंसीडर्ड एंड फॉलोइंग द मेजर स्टेप टेकन ओवर इन द टाइम ऑफ KESC वाज प्राइवेटाइज। तो हमने 2005 में पकड़ के इसे प्राइवेटाइज कर दिया कि अगर प्राइवेट कंपनी को देंगे तो शायद वो मेहनत ज्यादा करें। वॉबडा वाज अनबंडल्ड, वॉबडा को हमने अनबंडल्ड कर दिया। बंडल का मतलब इकट्ठा करना, अनबंडल का मतलब तकसीम कर दिया। उसको हमने छोटी छोटी कंपनियों में बना दिया, क्योंकि आपको याद है जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़े थे तो हमने कहा था एक वक्त बाद डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाती हैं, इसलिए वॉबडा को टुकड़ों में बांट दिया गया ताकि उस लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन ना पहुंचे। तो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये दो एरियाज हैं। एक वो है जिनकी जिम्मेदारी ट्रांसमिशन की है और एक वो है जिनकी जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूशन की है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि करंट का मामला इतना सिंपल नहीं है कि जैसे कोई लकड़ी की चीज लोड की ट्रक पे तो वो लेके चल पड़ा और आगे जाकर उसने वो डिस्ट्रीब्यूट पहुंचा दी जाने। इलेक्ट्रिसिटी का मामला ये कि ये जब बनती है पावर हाउस से निकलती है उसे संभालना बड़ा मुश्किल काम, संभालना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें फ्लक्चुएशंस भी होते हैं और उसमें कैपेसिटी फ्लक्चुएट भी करती है और बात बात कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती। अब उसको हमें घरों में यूटिलाइज करने के लिए तो हम बात ये कर रहे थे कि कहना ही चाह रहे थे
कि ये बड़ा एक फंक्शन है कि आप बिजली को एक जगह लाते हैं, लाकर उसको रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब जब आप बात करें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनने की, तो देखिए ये जो है ये थर्मल पावर स्टेशन का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गैस यहाँ जल रही है, बर्न हो रही है, देखिए, और यहां से एक पंप गर्म पानी को मूव कर रहा है इधर से इधर, ये देखिए, और यहाँ पे ठंडा पानी इसको ड्रॉप कर रहे हैं इस मोटर की वजह से, तो यहाँ स्टीम बन रही है। वो स्टीम इधर जाके इस टरबाइन को घुमा रही है। इस टरबाइन के घूमने से यहाँ पे बिजली जनरेट हो रही है। अच्छा, अब यहाँ जो उसकी वजह से आपके कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, देखिए ना यहाँ हीट ज्यादा हो जाएगी, इधर तो ये फट जाएगा। अब इसकी हीट को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पे कंडेंसर कूलिंग वाटर रखा हुआ। अब जो है 3 तरह के पानी चल रहे हैं, एक इंतहाई गर्म और एक ठंडा, गर्म पे ठंडा फेंका, स्टीम बन गई, स्टीम से रोटर घुमा लिया। अब जहां स्टीम जा रही है वहां भी तो हीट है ना, उसको चलाने के लिए क्या लगा दिया, कंडेंसर, यानी जैसे हमारी गाड़ी का रेडिएटर है, जाहिर है उस कंडेंसर में भी वो जो हीट को उधर निकालेगा तो धुआं बनेगा, ये एक्चुअली एग्जॉस्ट होगा, उसका एग्जॉस्ट होता है। अच्छा, अब ये लाजिम नहीं हम बिजली इसी से बनाए, ये चेंज भी हो सकता है, आप किसी और टेक्नोलॉजी से, हाइड्रो, सोलर, विंड, उससे भी बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये कौन सा है, ये एक्चुअली है एटॉमिक। अब एटॉमिक में क्या फर्क है, वो जो आपने लिया था ना पानी जो आपने गर्म किया था, वो उन्होंने, मेरा ख्याल है यहां नहीं, मैंने कहीं लगाया था इसको, ये नहीं, ये एक्चुअली ये एटॉमिक है, ये एटॉमिक है, ये यूरेनियम तोड़ा हुआ है, ये सॉरी मैं कह रहा हूं ये यूरेनियम, क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, तो ये यूरेनियम तोड़ा हुआ। अच्छा, और ये कैसे पता चला ये एटॉमिक है, देखिए ये जो है ना इसका सिलेंडर, ये वाला, ये कंक्रीट का है, देखिए कंक्रीट कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, ये कंक्रीट कंटेनमेंट सिलेंडर है जिसके अंदर यूरेनियम को तोड़ा जाए, और यूरेनियम को तोड़ के ये वाटर, फिर ये वाटर पता कौन सा होगा, ये होगा हैवी वाटर, ये होगा हैवी वाटर। तो वो इधर से जाता है हैवी वाटर, और ये घूम के ऐसे आ जाता है, और वो हैवी वाटर जाता है ये स्टीमर के अंदर, और इधर से क्या जा रहा है, ठंडा पानी, ठंडा पानी गर्म पे गिरा, स्टीम बनी, उससे ये रोटर घुमा और बिजली बन गई। अब यही काम हम गैस से कर सकते हैं। गैस से कैसे कर सकते हैं, क्यों बच्चों, गैस से हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने जो फ्लेम जलाया था ना, वो फ्लेम हम एटम की बजाय गैस से जला लें। किससे जला लें, गैस से जला लें, तो फ्यूल आ रही है, चाहे फर्नेस ऑयल कर लें चाहे कोल कर लें, ये यहाँ जल रहा है, और यहाँ पे क्या पैदा हो रही है, गर्माइश पैदा हो रही है। वो जो गर्माइश है उससे ये देखिए गर्म होकर पानी जा रहा है, और यहाँ पे ठंडा पानी इसके ऊपर मिलेगा जाके, ये गर्म ठंडे पे गिरेगा, ये ठंडा और ये गर्म, ऊपर से गर्म नीचे से ठंडा, क्या बनेगी, स्टीम, स्टीम बनेगी, तो ये रोटर घूमेगा जिससे क्या बन जाएगी, बिजली बन जाएगी। क्लियर जी, मैं थोड़ा इंटरेस्ट भी पैदा होना आपका कि यार ये काम हो क्या रहा है, बातें क्या हो रही है, क्लियर। तो हम इसे एटॉमिक यूरेनियम तोड़ने से भी पैदा कर सकते हैं, और हम फिर फर्नेस ऑयल, गैस या एलएनजी वगैरह से भी चला सकते हैं, तीनों चीजों से चला सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मसला आ गया, जब बिजली बन के आती तो सबसे पहला मसला पैदा हो रहा है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन का मसला ये होता है कि टरबाइन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज इज सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं ना, बहुत बड़ी सर्ज आ रही होती है, एकदम वोल्टेज यूं ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो अगर ये ऐसे वोल्टेज किसी के घर में भेज दिए जाए तो होम एक्सेसरीज तो जाएंगी, घर को भी आग लग जाएगी। लिहाजा फिर क्या किया जाता है कि इस लाइन को पकड़ के हाई वोल्टेज करंट को लाके ग्रिड स्टेशन में डाल दिया जाता है, और ग्रिड स्टेशन में बेशुमार कैपेसिटर और कॉइल्स इंस्टॉल हुए होते हैं जिनको आप ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो कॉइल्स जो है वो इसको क्या करते हैं, उसके वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, और फिर उसको कंट्रोल करके इसको इस काबिल बना देते हैं कि ये घरों में इस्तेमाल हो सके, ठीक है जी। फिर आगे ये चली जाती है किसके अंदर,
मुख्तलिफ जगह पे। तो यहाँ पे जरा पहले तो जिक्र यही आया ना हमारा, पहले तो हमारा जिक्र यही आया। तो उसके बाद बात आ गई एकदम से ट्रांसमिशन के हवाले से कराची की। तो कराची और एडजेसेंट एरिया को के इलेक्ट्रिक दिखता है और ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसका प्रोडक्शन, फिर उसका ट्रांसमिशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन तीनों अपने, तो ये वर्टिकल हो गया ना, ठीक है। लिहाजा ये कंपनी जो है जनरेट भी करती है, ट्रांसमिशन भी हैंडल करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है। तो रेस्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरेशन और ट्रांसमिशन जो है वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो कंपनीज वर्किंग इन ईच सेगमेंट, मुख्तलिफ सेगमेंट में काम कर रही है, अलग अलग भी है, लेकिन यहां पे एक ही कंपनी वर्टिकली ग्रो कर चुकी है, तीनों एरियाज एक ही हैंडल कर रही है। क्लियर बच्चों? तो ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ओन बाय ओन कंपनीज। तो ट्रांसमिशन लाइन ज्यादातर गवर्नमेंट ओन कंपनीज कर रही हैं, ठीक है जी। और के इलेक्ट्रिक तो आपको पता ही 2005 में इन्हीं से प्राइवेटाइज कर दिया था, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया था। और जो प्राइवेट प्रोड्यूसर उनको हम कहते हैं आईपीपीस, नाम सुना होगा, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। ये गवर्नमेंट के नहीं है, ये प्राइवेट लोगों के, जैसे कोहिनूर एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो प्राइवेट लोगों ने लगाया। क्या समझिए इसका मतलब? जनरेशन के 3 मेन एरियाज बांट लीजिए। एक के इलेक्ट्रिक है, लेकिन के इलेक्ट्रिक के पास ट्रांसमिशन भी अपनी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी अपनी है। बाकी मुल्क में मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही है, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, लेकिन बहरहाल जो आईपीपीज है वो भी अपनी जगह काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों? अब इसके अंदर सीलिएंट फीचर इसके क्या है? इसका सीलिएंट फीचर सबसे पहली बात तो ये कि ये इंतहाई ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अगर आपने पावर जनरेशन करनी है तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक कोई नहीं है, आपके पास कौन सी टेक्निक है? कैपिटल इंटेंसिव। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको प्लांट ही चाहिए, मशीन ही चाहिए, मैन्युअली क्रिएट नहीं हो सकती। दूसरी बात इसमें टैरिफ्स का मामला है। तो कहते हैं प्राइस इन द पावर इंडस्ट्री डिटरमिन्ड बाय रेगुलेटर एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज। यानी बड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट रेगुलेटर मिलकर इसे मैनेज कर रहे हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ नेपरा। और दूसरी सब्सिडीज इन टैरिफ। सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट इन डिफरेंट सेगमेंट्स, जैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को दिया हुआ, ठीक है जी, एग्रीकल्चर में दिया हुआ, तो वहां ये लोग सब्सिडीज भी देते हैं। और जहां तक फिक्स रिटर्न इंश्योर्ड टू इन्वेस्टर का काम है, a tariff on the basis of the fixed rate of return on investment over plant life contract period is determined by regulator and its contracted all cost varies are also admissible। तो हमने ये जो आईपीपीस हैं या ये जो लोग हैं फिक्स रिटर्न इंश्योर किया इन्वेस्टर के लिए, ताकि उसके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है ताकि उसे एतमाद रहे और प्राइवेट लोग आके प्रोडक्शन करते रहे। अगर हम ऐसा ना करें, कॉन्फिडेंस भी शफल कर दें, तो नतीजा ये होगा कि नेक्स्ट प्राइवेट लोग प्रोडक्शन के लिए नहीं आएंगे। आपको याद होगा सबसे पहला रफड़ी ये हुआ था जब उन्होंने क्या किया हुआ, जितने पैसे उनके इन्वेस्ट हुए हैं उतना को रिटर्न उन्हें लाजमी मिल जाए ताकि नए लोग भी आकर इन्वेस्टमेंट करते रहे और ये प्लांट्स वगैरह लगते रहे, ताकि जो पावर जनरेशन का महंगा तरीन काम है सिर्फ गवर्नमेंट ना करे बल्कि प्राइवेट लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए। अब देखा जाए तो हमने सबसे पहली बात की, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, प्राइसिंग रेगुलेट होती है इसके अंदर, और सब्सिडीज एंड इन टैरिफ भी होती है बाद सेक्टर्स के लिए, और फिक्स्ड रेट रिटर्न इंश्योर किया जाता है, रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर के लिए। अब कंपोजिशन ऑफ टिपिकल पावर इंडस्ट्री, हमारी जो टिपिकल पावर इंडस्ट्री है उसकी कंपोजिशन कैसी है? ठीक है जी। अच्छा, आई थिंक मैंने कोई स्लाइड जंप की है, यस जंप की है। अब गवर्नमेंट गारंटी देती है। गवर्नमेंट गारंटी किस चीज की देती है कि आईपीपीज ये ना समझे कि कल को हम ये प्लांट लगा दें और उसके बाद हमारे इससे कुछ भी ना है। लिहाजा गवर्नमेंट को कुछ गारंटी देनी पड़ती है कि हम आपसे बिजली जरूर खरीदेंगे ताकि तो प्लांट लगाने वाले और डिमोटिवेट ना हो जाए और आइंदा भी लोग इन्वेस्टमेंट करते रहे। प्रीडोमिनेंट बाय गवर्नमेंट, यहाँ गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले में जनरेशन में काफी ज्यादा डोमिनेंट है, क्योंकि ज्यादा बड़े पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के। और हाईली रेगुलेटेड क्यों है? पावर सेक्टर हाईली रेगुलेटेड है,
और अथॉरिटी रेगुलेटर की कौन सी है? नेफ्रा, विच इज ऑटोनोमस बॉडी, जिसका जो ऑटोनोमस बॉडी है लेकिन उसको मैंडेट मिला हुआ है कानून की मदद से, रेगुलेशंस की फेवर में कि वो जो भी फैसला कर ले. एंड देन यू सी interest of investor and customer are protected and competitiveness is ensured to maintain. competitive रहे ताकि इनको जो है वो पैसा भी आता रहे और हमारे काम भी चलते हैं. क्या हाल है बच्चों? नो प्रॉब्लम जी. तो हाईली रेगुलेटेड भी है. अब आगे बात कंपोजिशन ऑफ टिपिकल इंडस्ट्री. कंपोजिशन की जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक का रोल भी है, क्योंकि अगर कोल से प्रोडक्शन करनी है तो ज़ाहिर है कोयला को समुद्र से उठा के लाएगा तो प्रोडक्शन करोगे ना. और इसके अंदर फाइनेंस का इशू भी है, रेगुलेटरी भी है, हेल्थ एंड सेफ्टी इशू भी है. ज़ाहिर है बिजली बन रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिलिंग फंक्शन और मेकिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन सारे. सबसे पहले फाइनेंस. फाइनेंस में तो वो सारे काम आएंगे जो एक बिजनेस पे होते हैं. टैक्स भी इशू बनेगा, इंश्योरेंस भी इशू बनेगी, उसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर्स को भी डील करना है. अच्छा, अकाउंट पेएबल भी है, अकाउंट रिसीवेबल भी है और बजट की मॉनिटरिंग और कंट्रोल भी है. सारी चीजें हैं. क्या हाल है? और इसके साथ साथ ट्रेजरी मैनेजमेंट भी है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी है. सारे मामला इसके साथ इन्वॉल्व. अच्छा बच्चों, अब वन बाय वन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक्स की. अब देखिए, एक जो हमारी पावर सेक्टर है इसके अंदर चीजें उठाकर लाना एक काम है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि लॉजिस्टिक्स का बड़ा स्ट्राइविंग रोल है किसके अंदर? कंपेटिटिव प्राइस के अंदर किसी भी बिजनेस की, कि आप रॉ मटेरियल को कहां लाते हैं, कैसे स्टोर करते हैं और इस रॉ मटेरियल को लाने, खरीदने और स्टोर करने में कितना खर्चा आता है. तो कहा जाता है एक लार्ज पोर्शन है प्रोक्योरमेंट का जिसके अंदर स्पेशली जनरेशन रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट करना है किसका? फ्यूल का. तो फ्यूल किस पे आएगा? शिप पे. शिप के बाद किस पे लोड पोर्ट करेंगे? ट्रेन के डब्बों पे. उसके बाद ट्रेन के डब्बे लेके उसे जाएंगे कहां पे? ऑयल रिफाइनरी में. वहां रिफाइन होगा, फिर उसके बाद फिर टैंकर से जाएगा तो प्लांट तक जाएगा, फिर इक्विपमेंट चाहिए. तो ये सारे क्या है? खर्चे. उसके बाद an important role of function of to schedule maintain the plant and machinery during the low demand season. ये बहुत बड़ा मसला है कि लो डिमांड सीजन में अगर आप उसको मेंटेन नहीं करते तो एक बड़ा खर्चा आपको पड़ जाएगा. हम होता है चीजों को खरीदने के लिए लिस्ट मंगवाना, सस्ता देखना, क्वालिटी देखना, ये होता है प्रोक्योरमेंट का काम. ये होता है प्रोक्योरमेंट का काम. लेकिन उठा के जहाज में लाना, ट्रक में लाना, ट्रेन पे चढ़ाना, ये होती है लॉजिस्टिक्स. और फिर ला के उसको कहाँ रखना है? इन्वेंट्रीज में. तो हमारा ये जो हवेलियां या का जो कोल पावर प्रोजेक्ट है, ये जितने कोल पावर जो प्रोजेक्ट लगे थे लाहौर पंजाब में, इसके लिए 2 ट्रेनें बनानी पड़ी थी गवर्नमेंट को. 2 ट्रेन बनानी पड़ी. वो ट्रेन सारे समुद्र से कोल उठा के लाती है. समझ आ रही बात? अच्छा, अब वो कोल जो है वो जब उठा के लाती तो वो लोगों ने कहा कि यार आप इसको सिंध में क्यों नहीं लगा देते? साले समुद्र पे वही बन जाए बिजली. वो नहीं मुझे लग रहा. अच्छा बच्चों, तो अब आ जाए क्या जी के, तो वो फिर कोल की आनी शुरू होगी. अच्छा, वो बैड लक उसमें क्या हुई थी? बैड लक ये हुई कि कोल महंगा हो गया. यानी उन्होंने अपनी तरफ बड़ा सियानापन किया कि एलएनजी भी महंगी है, ये भी महंगी, हम कोल से प्रोड्यूस करेंगे. और उस वक्त जब 13 रुपए का यूनिट था ना, सॉरी 20 रुपए का था उस दौर में, उन्होंने प्रोडक्शन 7 रुपए पे लेके 6 रुपए. तो उससे बिजली काफी सस्ती है. लेकिन बैड लक इंटरनेशनल मार्केट में कोल महंगा हो गया. ठीक है. अच्छा, फिर उसको भी उस पर कन्वर्ट करना पड़ा फर्नेस पे. और रही बात ये कि एलएनजी रेगुलेट नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या वजह है कि जब जरूरत होती है प्लांट्स को तो वो दस्तयाब नहीं होती है. सर्दियों में भी नहीं होती है, हालांकि कि सारा कुछ मौजूद है. और जब भी बात होती है वो कहते हैं टाइम पे मुआहदे नहीं किया. क्यों नहीं किया? भी कर लिया करो, बस नहीं करते. अच्छा बच्चों, अब ये होगी आपकी बात किसकी? लॉजिस्टिक्स की. अब मसला आता है हेल्थ एंड सेफ्टी का. आप जानते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है बड़ा खतरनाक है. सीधी बात है, डेंजरस काम है. मतलब इसके अंदर तो
हम आपको तो ये 220 डील करना पड़ता है तो आपको रिस्की समझते हैं, और वहां पे तो थाउजेंड्स ऑफ वाट्स की सप्लाई है, वो तो दूर से बंदे को खींच के करंट नहीं लगाती, जला देती है, बर्न आउट कर देती है, जैसे कोई पतंगा मोमबत्ती पे आकर पटाखा जल जाता है एकदम, तो वो इस तरह के हालात। तो आप ये कह सकते हो कि ये थोड़ा मसला है जिसके अंदर सेफ्टी का इशू है पावर के अंदर, और जाहिर है मैनुअल कुछ काम होते हैं, तो इसके लिए बड़े स्पेशल रेगुलेशन बनाए हुए। पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जब लोग जाते हैं तो आपने देखा हमारे मोहल्लों का जो कल्चर है कि हम जो है वो मकानात तारों के करीब तक गए होते हैं, फिर वो बारिश जो है वो उन दीवारों पे पड़कर मुसलसल ट्रांसफार्मर पे गिर रही है, देखिए ना, अगर वो दूर हो तो पानी टकरा के ट्रांसफार्मर में आबशार ना बने, तो वो आबशार की तरह जब पड़ता है तो वो जाहिर है उस स्पार्क होता है, एंड देन उस गीली हालात में आप कहते हैं आओ जी बिजली सही करो आप, और फिर दो बच्चे आप जैसे पाई चिड़ी बजाएंगे, हाँ लोग मशवरे दे रहे होते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिव सिचुएशन है, लिहाजा इन्होंने कुछ लीगल रेगुलेशन रखे हुए हैं जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी का एक खास ख्याल रखा जाए। ठीक है जी, एम्बेडेड इन रूटीन एंड नॉन रूटीन एक्टिविटीज दोनों में ख्याल रखा जाए, और प्रिवेंशन की जाए इंजरी की और इल हेल्थ की, उसके नतीजे में जाहिर है उससे पोल्यूशन भी है, और रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, और कंजर्वेशन हो नेचुरल रिसोर्सेज की, और रिड्यूस किया जाए कार्बन फुटप्रिंट को। कहते हैं कि जो आप एक यूनिट बनाते हैं उससे आप पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और वो जो एक यूनिट आप बचाते हैं उससे आप दुगना पोल्यूशन कम करते हैं, यानी बनाने का भी बच गया और उस एक यूनिट के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो फायर होनी थी वो बच गई। तो मीन्स कहने का कि बनाने से बचाना कई गुना ज्यादा फायदेमंद है, और एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड सुपरविजन इसलिए की जाती है, और उसके अलावा कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू परफॉर्मेंस प्लानिंग मेजरमेंट एंड रेगुलर रिव्यू किए जाते हैं, और जब भी कहीं किसी चीज में ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज आते हैं तो फिर उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो है वो अरेंज कर दी जाती है। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा, अब बच्चों आ जाता है इसके अंदर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये बड़ी कंपनीज है, इन बड़ी कंपनीज का ह्यूमन रिसोर्स भी काफी तादाद में ज्यादा है, उसको कंट्रोल भी करना है, उससे काम भी लेना है, और उसको वेल ऑफ भी करना है, उसको अप टू द मार्क भी रखना है, और उसको मुतमिन भी करना है, और उसके रिवार्ड का ख्याल भी रखना है, उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी देखना है। तो एक काफी ज्यादा बड़ा मसला है कि आज के दौर में एक वोलाटिलिटी है इस हवाले से कि टैलेंट जो है ना, सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव जो है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि वो हमारे पास है, और आपको पता है ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा इन कंपनी के जो मेन फंक्शन है वो है सोर्स रिटेन मैन पावर, पहले यानी उनको लाना और फिर मेंटेन करना, क्योंकि इन लोगों के लिए जो अच्छे स्किल्ड लोग हैं इनकी जॉब फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा है, और ये जो मलेशिया, सऊदिया, अमेरिका, ये सऊदिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, ये इनको बड़ी अच्छी पे दे देते हैं, तो लिहाजा इनको रिटेन करना बड़ा जरूरी है। मेरा अपना जो फर्स्ट कजन था थर्मल पावर स्टेशन मुल्तान का इंचार्ज रहा है, फिर उसके बाद वो जो है कैप्को का जो प्लांट अब है कोटद्दू, लेबर को भी मेंटेन रखना है और लेबर रिलेशन भी मेंटेन रखना है। लेबर रिलेशन के बाद एक मजदूर के साथ ताल्लुकात नहीं होते, किसके साथ? लेबर यूनियन के साथ, यूनियन लीडर्स के साथ। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट एंड मैपिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज इन वेरियस सेगमेंट एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंपनी, के मजदूर को कंपनी से क्या चाहिए और कंपनी को मजदूर से क्या चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ना, नीड ऑफ एम्प्लॉयज इन वेरियस सेगमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनी उनसे क्या तवक्को करती है और वो क्या कहते हैं। अब आ गया खतरनाक मसला, जब आपकी एकदम से शिवरिंग शुरू हो जाएगी, और वो क्या है? बिलिंग फंक्शन। तो बिलिंग फंक्शन जो है बच्चों, दिस इज द फंक्शन दैट इंश्योर टाइम इशुएंस ऑफ बिल जो है वो मुनासिब हो, बिल डिले ना हो, बिल डिले होगा तो पेमेंट रिसीविंग डिले हो जाएगी। एंड देन यू सम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या? मैनेजमेंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरियस कस्टमर सेगमेंट्स, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर कस्टमर अकाउंट्स मेंटेन करना, और फिर उसके बाद लॉस मिनिमाइज करना और टाइमली रिकवरी करना, और एड्रेस करना कस्टमर कंप्लेंट्स को। क्या हाल है? क्योंकि बिजली जब महंगी होती है तो मजदूरी की बात है, इससे हटके बात करें ना,
कस्टमर कंप्लेंट्स भी बढ़ती है, सारी बात है, वो ज्यादा पैसे वगैरह जल्दी मुझे रिपेयर चाहिए, और बिजली जब महंगी होती है तो लाइन लॉसेस भी बढ़ते हैं। क्यों भला? लोग चोरी करते हैं बिजली में। यानी आप कराची में तो बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे भी इधर जो रूरल एरियाज है यहाँ भी माशाल्लाह कोई कमी नहीं इस काम की। हमारे सामने एक साधु, तो इधर से रेगुलेटरी मीटर बता रहा है कि 500 वाट गया है, लेकिन उधर 3 घर जिन्होंने यूज किया उनके मीटर बता रहे हैं कि 100 चला है, तो 200 कहां गया? 50 तो चलो केबल रेजिस्ट करके खा गई, 150 वाट कहां गया? वो चोरी हो जाता। अच्छा बच्चों, मार्केटिंग, यहाँ मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन, अरे ये वो मार्केटिंग तो नहीं आप लोग इश्तेहार देंगे मीटर हमारा लगवाएंगे, कंपटीशन इस टाइप का, लेकिन यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस है और लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड कॉन्ट्रैक्ट है और उनके पास लाइसेंस अवेलेबल है। मार्केटिंग फंक्शन है पब्लिक रिलेशन मैनेजर, पीआर का है, ठीक है, अवाम में आपका अच्छी रिप्यूट होनी चाहिए वरना अवाम ही आपके खिलाफ खड़ी होगी। तो लोगों से एक रिलेशनशिप रखना और अपने इमेज को अच्छा मेंटेन करना ताकि लोग आपको अच्छा समझें, और कम्युनिकेशन फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स, मुख्तलिफ मामला में कम्युनिकेट करना। जैसे नई लाइन बिछाने के लिए जाहिर है वहां कुछ घर होंगे, पोल आगे पीछे करने पड़ते हैं, चीजों को एडजस्ट करना पड़ता है, ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो कम्युनिकेशन की जरूरत होती है। अब की चैलेंजेस क्या है? हमारे की चैलेंजेस ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन एंड नेटवर्क एंड देयर एफिशिएंसी, मशीनें नहीं है जो है उनकी एफिशिएंसी कम है। रिलायबल एंड सेफ ऑपरेशन एक चैलेंज है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना कस्टमर को एक मसला है, क्योंकि लाइनें गर्मियों में तो हीट अप हो जाती है। ये तो थोड़ा रेनफॉल सीजन आया था, सिर्फ आप स्कूल में थे, लाइनें बारिश से ठंडी हो जाती, वरना जो जून का महीना बड़ा मुश्किल महीना होता। और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स टू कस्टमर कंप्लेंट को प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स एंड टाइमली कलेक्शन ऑफ बिल, पर्टिकुलरली कमर्शियल सेक्टर से और फिर गवर्नमेंट ब्यूरो से, और उसके बाद रिड्यूसिंग पावर एंड थेफ्ट लाइन लॉसेस एंड सर्कुलर डेट इश्यूज, ये बहुत बड़े मसले। सबसे ज्यादा डेट इश्यूज तो सर जी बिल्कुल मेरे नजदीक